हो गया। अब अपना चल रहा था लास्ट क्लास में नर्व इम्पल्स चल रहा था ना। तो साक्षी वैसे बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, इसकी वजह कुत्ता पाल लो है ना, क्योंकि बिल्ली को आपकी नहीं, बिल्ली पालना गलत इसलिए बताया गया है क्योंकि बिल्ली को आपकी फीलिंग से मतलब नहीं होता है ना। चाहे आप डिप्रेशन में, दुख में, वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझती। और जो कुत्ता वगैरह होता है ना, वो आपकी फीलिंग समझता है। तो मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि कोई ऐसा तो पालो कि जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़ी हो ना। तो बिल्ली जो है वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझती है ना, आप कैसी भी कंडीशन में वो नहीं समझेगी। जो कुत्ता होता है ना, वो आपकी फीलिंग्स, डिप्रेशन वगैरह सबको समझता है। तो ऐसा जानवर पालो आप, है ना। बाकी शास्त्रों में ये कहा गया है कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन वहम मत पालो बस, है ना। तो कुत्ता बिल्ली आप पाल सकते हो, वहम नहीं पालना है ना बस। प्रियंका समझ में आ गई बात? हाँ। तो उसमें अपना नर्व इम्पल्स में आपका पार्ट फर्स्ट में क्या क्या हो गया, एक नर्व सेल की आपको स्ट्रक्चर बनाई थी। उसमें एक तो हेड वाला पोर्शन होता है, एक एक्सॉन वाला पोर्शन होता है और एक टर्मिनल वाला पोर्शन होता है। तो हेड के ऊपर पाए जाते हैं डेंड्राइट्स, और जहाँ से एक्सॉन निकलता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, एक्सॉन हिलॉक। और जो एक्सॉन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर मिलती है उसका नाम क्या होता है, माइलिन शीथ या एक्सोलीमा। माइलिन शीथ तो अलग से एक एक्स्ट्रा कवरिंग या लेयरिंग पाई जाती है, उसको नाम दिया था हमने माइलिन शीथ। तो जिनके ऊपर ये लेयरिंग मिलेगी उनको तो बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिनके ऊपर नहीं मिलेगी उनको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जिनमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिलते हैं उन न्यूरॉन्स में कंडक्शन कौन सा पाया जाएगा, नॉर्मल वाला या साल्टेटरी कंडक्शन, है ना। तो उनमें कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं मिलता है, इनमें मिलता है साल्टेटरी कंडक्शन। फिर उसके बाद में जो टर्मिनल वाला पोर्शन होता है, उस टर्मिनल वाले पोर्शन में वेसाइकल में पहले से ही न्यूरोट्रांसमीटर पैक रहता है। उन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जैसे एसिटिलकोलिन भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें पैक रहेगा, वो रिलीज नहीं होता। रिलीज कब होती है वेसाइकल्स, जब किसी सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एक्सोसाइटोसिस वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो वो वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर पैक रहेगा, लेकिन वेसाइकल रिलीज जब भी होंगी जब सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है उसकी मैकेनिज्म हमने समझी थी। सबसे पहले किसी सिग्नल सेल के पास में कोई लिगेंड आएगा, लिगेंड मतलब कोई न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह आएगा, है ना। लिगेंड बाइंड करेगा कौन से चैनल पे, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल के ऊपर। ये कहाँ पर मिलते हैं चैनल, ये हेड वाले पोर्शन में मिलते हैं। तो जैसे ही कोई लिगेंड बाइंड करेगा तो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो सोडियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा, है ना। सोडियम अंदर आएगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा सेल के अंदर, तो अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा ना सेल के अंदर। तो सेल का जो रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट था, अब वो कितना रह जाएगा, -55 -50 तक रह जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन। इसको बोलेंगे हम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जैसे ही -50 तक होगा तो ये एक -50 से -55 के बीच में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, किसके लिए, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल को ओपन करने के लिए। वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल कब ओपन होंगे, जब वोल्टेज -70 से कितना आ जाएगा, -50 या -55 तक आ जाएगा, तब जाके हो जाएंगे ओपन। और इसको बिल्कुल दिमाग में से रट मत लेना कि सोडियम चैनल -50 या -55 पर ओपन होते हैं। ये न्यूरॉन सेल की बात चल रही है ना, कल को कोई दूसरी टाइप की सेल आएगी तो वहाँ वो -90 पे भी ओपन हो सकते हैं, -40 पे भी ओपन हो सकते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूरॉन में मिलने वाले जो सोडियम चैनल हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, -50 से -55 के मिड में ना, जो भी वैल्यू है वो उसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अगर जैसे -60 तक ही मिलीवोल्ट चेंज हुआ तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं होंगे। कम से कम आपको -70 से -55 तक तो चेंज करनी पड़ेगी वोल्टेज, है ना, तब जाके ओपन होंगे। तो इस वैल्यू को हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू बोल दिया। अब जो लिगेंड गेटेड चैनल होते हैं उनसे तो सोडियम बहुत कम आता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो अब सोडियम तेज़ी से सेल के अंदर आएगा। तो अब कितना हो जाएगा पोटेंशियल, जैसे -40, 30, 20, और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 0 और +20 तक पहुँच जाएगा। तो अब अभी भी क्या चल रहा है, ये डीपोलराइजेशन चल रहा है। अभी कहाँ पहुँच गए हम, +20 तक पहुँच गए। अब ये एक जगह पे +20 हो गया, अब ये सेल में डिफ्यूज होकर दूसरी जगह पे जाएगा। डिफ्यूज होकर जैसे ही दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन -55 होगी तो वहाँ के सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे,
ओपन हो जाएंगे। अब सोडियम उस जगह पे भी अंदर आएगा, और उस जगह पे भी अंदर आएगा तो वहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी सेल की, +20 हो जाएगी। फिर वहाँ पे जब +20 हो जाएगी तो फिर सोडियम आयन डिफ्यूज होकर फिर से और आगे जाएगा, और आगे जाके जैसे ही -55 होगी तो वहाँ के चैनल फिर से ओपन हो जाएंगे, और वहाँ भी कितना हो जाएगा वोल्टेज, +20, फिर डिफ्यूज होके और आगे जाएंगे। तो समझ में आ गया सेल में कंडक्शन कैसे होता है। तो देखो एक तो होता है, एक मतलब 3 प्रोसेस में ये होती है ना कहानी कंप्लीट। एक तो होती है रिसीविंग ऑफ सिग्नल, है ना, सिग्नल को सेल रिसीव करेगी। दूसरे में होता है ट्रांसमिशन, तीसरे में होता है कंडक्शन। ट्रांसमिशन होता है एक सेल से दूसरी सेल के पास में सिग्नल का जाना, जैसे यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था ना, इस सेल से दूसरी सेल के पास में गया, तो ये है आपका कौन सा, ट्रांसमिशन वाली प्रोसेस। और कंडक्शन, एक सेल के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, कंडक्शन, है ना। तो सॉरी मैंने क्या क्या बोला था, ट्रांसमिशन, कंडक्शन और एक पॉइंट क्या बोला, ट्रांसमिशन, कंडक्शन और रिसीविंग, है ना। तो ट्रांसमिट का मतलब एक सेल से दूसरी सेल के पास में सिग्नल का ट्रांसमिट होना, और रिसीव मतलब दूसरी सेल ने सिग्नल रिसीव कर लिया अब ट्रांसमिट होने के बाद में। और कंडक्शन, अब उस सेल के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाएगा सिग्नल। तो ये जो पूरे हमने चैनल पढ़े ना भी, जैसे एक जगह पे पहले -50 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर दूसरी जगह पे कितना होगा, -50 + 20। तो ये इस सेल के हेड वाले पोर्शन से टेल वाले पोर्शन तक पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। फिर एक सेल से दूसरी सेल तक सिग्नल जाने को ट्रांसमिशन बोलते हैं। फिर दूसरी सेल जो सिग्नल रिसीव करेगी उसको हम बोलेंगे रिसीवर, है ना, रिसीविंग। तो ये 3 प्रोसेस में पूरी कहानी है ना कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने कल सोडियम चैनल और कौन कौन से चैनल देख लिए थे, कौन कौन से चैनल देखे थे, सोडियम चैनल का रोल देख लिया था और कैल्शियम का देख लिया था ना, कैल्शियम चैनल भी ओपन हो गए थे। तो लास्ट में जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम अंदर आएगा, और अंदर आने से जो वेसाइकल में न्यूरोट्रांसमीटर पैक है वो रिलीज हो जाएगा, कहाँ पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। 2 तरह की है ना ट्रांसमिशन होता है इसमें, एक तो होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और एक होता है केमिकल ट्रांसमिशन। तो देखो इस सेल के पास में जो सिग्नल जा रहा है वो अभी किस फॉर्म में जा रहा है, केमिकल की फॉर्म में जा रहा है या इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में जा रहा है सिग्नल। सेल के अंदर जो सिग्नल जा रहा है, कंडक्शन हो रहा है, वो केमिकल की फॉर्म में हो रहा है या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है ना जो अभी हो रहा है ना, वोल्टेज का रोल है ना पूरा, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर जब वो एंड वाले पोर्शन पर पहुंचता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है। अब हमने उसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके एसिटिल कोलिन रिलीज कर दिया, तो वहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लिफ्ट है, क्या वहाँ पे रोल है किसी वोल्टेज वगैरह का, नहीं है, उसमें किसका रोल है, न्यूरोट्रांसमीटर का। तो अब अपना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो किस में चेंज हो चुका है, केमिकल सिग्नल में चेंज हो चुका है। फिर केमिकल सिग्नल दूसरी सेल के पास में जाएगा और उसमें वापस से उसको किस में चेंज करेगा, वापस से किस में चेंज करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। जैसे अपन नॉर्मल अपन भी जो बातचीत करते हैं ना, जैसे फ़ोन पे अपन बात कर रहे हैं तो पहले तो हम बोलते हैं, तो ये तो अपनी साउंड एनर्जी हो गई। साउंड एनर्जी को पहले किस में चेंज किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा ना, तब जाके वो फ़ोन वगैरह में जाएगी। फिर उसको वेव फॉर्म में चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। फिर वहाँ का जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है वो उसको रिसीव करके वापस से किस में ट्रांसमिट करेगा, उसको वापस से फिर वॉइस में चेंज करता है। तो एक तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है, जो अपना सिग्नल था, जैसे मान लो कि अभी मैंने किसी को टच किया तो यहाँ पे हेलो नमस्ते, क्लास आएगी आपके पास 1 बजे के लगभग आएगी, लिंक लाइव नहीं है ना, लिंक भेज दूँगा आपको। तो जैसे अभी मैंने किसी को टच किया तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो एक सेंस की फॉर्म में है, फिर उस सेंस वाली फॉर्म को किस में चेंज किया जाएगा, न्यूरॉन के द्वारा, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज किया जाएगा ना। फिर सेल के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होगा, फिर जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में किस में चेंज हो जाएगा, वो केमिकल में। फिर जब दूसरी सेल के पास में जाएगा तो वापस से इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे जाके वो ब्रेन तक पहुँचेगा। ब्रेन तक पहुंचने के बाद में फिर वहाँ से वापस से जो न्यूरॉन्स लौट के आती हैं वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड करेंगे, और उसके बदले में हम वहाँ से जैसे हाथ वगैरह उठा लेते हैं, जैसे मान लो हमने किसी गर्म चीज़ को टच कर दिया तो उसके बाद में हम हाथ उठाते हैं ना, तो उसके बाद में भी न्यूरॉन से सिग्नल लौट के भी तो आता है ना। तो वहाँ पे वापस से अब उस सिग्नल को हमने जो केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वापस से हमने उसको किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल में चेंज कर दिया। ये जो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं वो कौन सी प्रोसेस है, पूरी मैकेनिकल प्रोसेस है।
मैकेनिकल का मतलब होता है सब ना यांत्रिक, यांत्रिक नाम सुना है? हाँ, तो ये सब यांत्रिक प्रोसेस है ना। तो कुल मिला के ये कहानी समझ में आई। पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था ना, सोडियम चैनल का रोल देख लिया और कैल्शियम चैनल का रोल देख लिया। अब ये जो सेल का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो चुका है वोल्टेज पोटेंशियल, +20 हो चुका है पूरे में। तो इसको आप +20 रखोगे या -70 रखोगे, क्योंकि इस सेल से वापस से भी तो सिग्नल रिसीव कराना है। ऐसा थोड़ी है कि एक न्यूरॉन से एक बारी सिग्नल जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूरॉन सेल डिवाइड और नहीं होती, पता है प्रियंका ये वाली बात, न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं होती। तो अब एक न्यूरॉन को ही हमको बार बार यूज में लेना है। तो अब जो हमने उसका +20 कर दिया है उसको वापस से उसकी प्रीवियस कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो प्रीवियस कंडीशन में लाने के लिए देखो आपको 4 तरह के मैंने चैनल बता दिया ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। और K+ चैनल के बारे में 2 तरह का बताया था ना, एक तो होता है लीकी K+ और एक होता है वोल्टेज गेटेड K+। लीकी K+ का तो कोई ज़्यादा रोल है नहीं, क्योंकि है ना वो तो एनी टाइम क्या रहता है, ओपन रहता है। और तीसरा कौन सा बताया आपको, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल कौन सा है, वो वोल्टेज गेटेड है। और एक और बताया था आपको सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी तो बताई थी ना, सोडियम पोटेशियम पंप। तो अभी अपनी सेल डीपोलराइज है, हाइपरपोलराइज है या रेस्टिंग फेज में है, अभी कौन सी कंडीशन में है सेल? देखो सबसे पहला क्या हुआ था, अपना सिग्नल आया था है ना, फिर सेकंड प्रोसेस क्या हुई थी, सिग्नल आने के बाद में क्या हुआ, डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। फिर क्या हुआ, डीपोलराइजेशन होने के बाद में ये पहुंच जाता है आपका +20 तक पहुंच जाता है ना मिली वोल्ट एक सेल का। फिर उसके बाद में डीपोलराइजेशन के बाद में इसको वापस से अब क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रीवियस कंडीशन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो K+ चैनल होते हैं ना, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल, मतलब फर्स्ट स्टेप में तो कौन से चैनल ओपन हुए थे, पहले तो देखो लिगैंड गेटेड चैनल हुए थे ना, मैं केवल चैनल का सीक्वेंस लिख रहा हूँ, लिगैंड गेटेड K+ चैनल, सोडियम चैनल है ना, यही तो ओपन हुए थे। और लीकी K+ चैनल तो ऑलवेज ओपन रहते हैं ना, वो तो सिग्नल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो तब भी क्या रहते हैं, वो ओपन रहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे क्या हुआ था, वोल्टेज गेटेड सोडियम। इनमें से रैपिड काम कौन सा करता है, लिगैंड वाला या वोल्टेज वाला, वोल्टेज वाला। फिर थर्ड नंबर पे क्या होता है, फिर चैनल ओपन होंगे कौन से, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल। तो वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा, K+ अंदर आएगा ना, K+ अंदर आएगा है ना, किधर आएगा K+, नया तो बोल रही अंदर आएगा। चलो है ना, ये देख लेते हैं। चलो ये एक सेल है, अब ये वोल्टेज गेटेड K+ चैनल थे, ये क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं ना K+ चैनल। K+ किधर ज़्यादा होता है, तो अंदर K+ ज़्यादा है ना, K+ अंदर मोर है, तो इधर लेस होगा बाहर। अब किधर से किधर आएगा, अंदर आएगा या बाहर आएगा, ये है लापरवाही का नतीजा है ना। क्लास नहीं लेने, क्लास नहीं ली थी ना आपने, तो फिर तो कैसे पता किधर आएगा किधर नहीं आएगा। क्लास नहीं लोगे तो फिर अंदर भी आ सकता है बाहर भी जा सकता है। तो चैनल के थ्रू हमेशा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग होता है ना, हमेशा मतलब हाई टू लो होगा। तो हाई किधर है, अंदर, तो अंदर से किधर आएगा, बाहर आएगा है ना। चैनल के थ्रू हमेशा ट्रांसपोर्टेशन होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ये तो सबने पता है ना, अपने को भी, नया को नहीं पता ये बात। तो अब K+ जो है सेल से बाहर आने लग जाएगा। अभी कितना है सेल का वोल्टिंग पोटेंशियल, +20 हो चुका है ना, कल लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें +20 हो चुका था। अब K+ बाहर जा रहा है, K+ का मतलब है पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है।
तो पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा फिर। तो अभी +20 से कितना होगा ये? 0, -10, -20, -30, -40, -70 भी पहुंचेगा और -80 और -90 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जितना भी K+ है वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज बढ़ के कहाँ तक पहुंच जाएगा? -90 तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ही वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन होते हैं तो उसके बाद में जो चौथी कंडीशन आती है इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ ना। डीपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन। किस वजह से हुआ था हाइपर पोलराइजेशन? K+ चैनल ओपन हो गए, उसकी वजह से K+ बाहर चला गया। तो अब सेल का जो वोल्टेज पोटेंशियल था वो कितना पहुंच चुका है? कितना था अभी? +20 था, +20 मिलीवोल्ट से कितना हो गया? -90 मिलीवोल्ट। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला है? हाइपर पोलराइजेशन। फिर इसके बाद में कौन से चैनल ओपन होंगे? लास्ट में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। इससे तो क्या होगा? कैल्शियम अंदर आएगा या बाहर आएगा? तो कैल्शियम आएगा नेहा। नेहा किधर आएगा? तुक्का नहीं लगाना है ना। तो अब पता होना चाहिए कैल्शियम किधर ज़्यादा होता है? बाहर ज़्यादा होता है। ये तो पहली क्लास में पढ़ाया था ना। बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है ना। और ये मैंने बोला कि कैल्शियम उसका Ca+2 का क्या है? चैनल है, मान लो, है ना ये। तो अब चैनल क्या करता है? हाई टू लो या लो टू हाई? हाई टू लो, है ना, अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो सोडियम कैल्शियम कहाँ पाएगा? अंदर आएगा। तो ये अंदर Ca+2 धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो अंदर कैल्शियम+2 बढ़ने से तो क्या होगा? अंदर बढ़ गया मान लो कैल्शियम+2, तो उससे क्या हुआ? उससे जो न्यूरोट्रांसमीटर पैक्ड वेसाइकल थी वो वेसाइकल फ्यूज हो जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और एक्जोसाइटोसिस हो जाएगा। तो वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल हो गए। उसके बाद में Ca+2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फिर उसके बाद में एक्जोसाइटोसिस और कौन सी वेसाइकल? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। समझ में आ गई बात? अभी ये तो चलो कहानी ठीक हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा दिया आपने, है ना। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी रिलीज हो गया ना। अब ये तो दूसरी सेल में सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। लेकिन ये जो अपनी सेल है अभी कौन सी कंडीशन में है? हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन में। जबकि होनी कौन सी कंडीशन में चाहिए भाई? जब सिग्नल चला गया वापस से भी तो सिग्नल रिसीव करना है ना उसको। तो सेल अपनी रेस्टिंग फेज में होनी चाहिए ना सिग्नल रिसीव करते टाइम पे। तो अब इसको रेस्टिंग फेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें एक तो ये हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन में, दूसरा अभी ये सेल जो है ना इस कंडीशन में, देखो एक तो अभी इसके अंदर Ca+2 ज़्यादा हो गया और Na+ ज़्यादा या कम है? Na+ आ चुका था ना अंदर, तो Na+ ज़्यादा है सेल के अंदर। और K+ कहाँ पे ज़्यादा है? K+ बाहर ज़्यादा हो गया है। K+ कम हो गया ना इसमें और Na+ मोर हो गया। ये भी बिल्कुल उल्टा हो गया ना सब कुछ। एक नॉर्मल सेल में Ca+2 बाहर ज़्यादा होता है
Na+ बाहर ज़्यादा होता है और कैल्शियम K+ अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, जो सोडियम था वो तो अंदर आ चुका है, तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया, K+ बाहर जा चुका है, वो अंदर कम हो गया, Ca+2 अंदर आ चुका है, Ca+2 अंदर ज़्यादा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, तीनों आयन इम्बैलेंस हो गए ना, बिल्कुल ही हाइपर पोलराइजेशन भी हो गया और आयन भी इम्बैलेंस हो गए। तो अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसको वापस से रेस्टिंग फेज में लाना और आयन को बैलेंस करना। आयन बैलेंसिंग। तो अब आयन बैलेंसिंग कैसे किया जा सकता है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो Na+ K+ पंप है उसको चालू करना पड़ेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, 3Na+ बाहर और 2K+ अंदर, तो अब उससे Na+ बाहर जाएंगे, K+ अंदर आते जाएंगे, तो उसकी वजह से आयन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और जो आपकी Ca+2 पंप है वो चालू हो जाएगी, तो Ca+2 बाहर चला जाएगा। आगे बात समझ में। तो अभी ये तो आप एक डायग्राम बनाओगे, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है ना, अभी ये तो एक रफ डायग्राम है, ये आप बना लो। सपना आगे समझ में नहीं आया, ये समझ में तभी आएगा जब पहले वाली क्लास याद होगी। क्या बोल रहे हो, ये वापस से लिखना पड़ेगा आपको, ये तो बना लो डायग्राम, मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थ्योरी लिखाई है ना, वो लिख लो। और कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो पूछ लेना ना, हिंदी में लिखा दूंगा। साक्षी को तो रट रहा होगा ये। साक्षी अभी 16 तारीख को रोप वे चालू हो रहा है जयपुर में, रोप वे खोले के हनुमान जी पे, फिर चलेंगे घूमने। आप में से कोई जाके आए खोले के हनुमान जी, गए हो? रंगीला महादेव मंदिर वो पास में ही है दोनों, रंगीला महादेव मंदिर और खोले के हनुमान जी। बारह तारीख को किसी पहाड़ी पे चलते हैं ना, वहीं खाना पीना बनाते हैं। 12 को ही है क्लास का तो ऐसा करेंगे कि मैं सुबह जल्दी जग के 1-1.5 घंटे रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, यूट्यूब पे देख लेना। कौन सा डे है इस बार 12 को? आज 7 हो गई, शुक्रवार वगैरह होगा फिर इसका।
थर्सडे बाहुबली का 11 को है, तो बाहुबली कंबाइंड पार्टी कर लेते हैं फिर तो। शनिवार है। बाहुबली फिर सोच लेना तो है ना, कंबाइंड पार्टी कर लेते हैं। फिर वो एक ऑफर निकालते हैं कोचिंग के लिए, बाहुबली के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो भी 11 और 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसको 50% छूट फीस में, है ना। है ना क्या? नहीं, इतना ही कर लेंगे अपनी, जैसे 42 करके और उसका 21 शेयर कर लेंगे। महंगा पड़ जाएगा फिर नया। 2 दिन के लिए छूट रहेगी ना, जो भी 2 दिन रजिस्ट्रेशन करवाएगा 11 और 12 को। ठीक है बाहुबली। तो यहाँ पे लास्ट में कौन से चैनल ओपन करोगे फिर आप? सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे वोल्टेज गेटेड CA+2 चैनल हो गए। अब आपको ओपन करना पड़ेगा क्या? Na+K+ पंप। ये इस तरीके से ना, इस सीक्वेंस में चैनल ओपन होते हैं। आज तक सोडियम चैनल के कितने कन्फर्मेशन बताए गए थे आपको? सोडियम चैनल के 4 या 5? 3 तरीके के बताए थे ना। एक तो होता है क्लोज, एक होता है ओपन और एक होता है इनएक्टिवेटेड। कुछ समझ में आ गए? चलो इसको तो मिटा देते हैं भाई ना। अब थोड़ा सा चैनल के बारे में देख लेते हैं ना, कौन से चैनल किस कंडीशन में होता है। बना लिए?
देखो जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है ना, मतलब अभी इसमें से कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा। क्या हो गया आशीष? आशीष को, आस्था को क्या हो गया आपको? तो खाना पीना खाया करो, अंधेरा तो होगा ही नहीं तो आप। लाइट पीछे तो कम हो सकती है लेकिन आगे तो इतनी प्रॉपर है मेरे हिसाब से। अच्छा वहाँ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब पीछे भी लगवाएं लाइट, फिर लगवा देंगे इधर, है ना, कल लगवा देंगे इधर। मैं तो क्या है यहाँ पे वो प्रोजेक्टर लगवाने की सोच रहा था, इसलिए इधर लाइट की ज़रूरत नहीं है। फिर लाइट लग जाएगी तो प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा ना, प्रोजेक्टर अंधेरे में काम करता है, प्रोजेक्टर अंधेरे में काम करता है ना। देखो ये तब की बात चल रही है जब कोई सेल रेस्टिंग फेज में हो। तो सबसे पहले आपको बताना है उस टाइम पे के प्लस चैनल कौन सी कंडीशन में होंगे रेस्टिंग फेज में। के प्लस चैनल, ये मान लो के प्लस चैनल है, ओपन होंगे या क्लोज होंगे के प्लस चैनल? फिर कौन सी कंडीशन में होंगे बताओ? क्लोज होंगे के प्लस चैनल। लेकिन कौन सी वाले के प्लस चैनल है ये हैं लीकी के प्लस चैनल। और लीकी के प्लस चैनल ऑलवेज कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। तो अभी के प्लस अंदर आएगा या बाहर जाएगा? तो मान के चलते हैं कि नीचे की साइड में साइटोप्लाज्म है ना, और ऊपर की साइड में ECF है, और नीचे की साइड में साइटोप्लाज्म हो गया। तो अभी कौन से वाले थे ये चैनल? लीकी वाले। ये वाले चैनल हमेशा कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। तो इनके थ्रू के प्लस अंदर आएगा या बाहर जाएगा? बाहर जाएगा ना के प्लस। अब बताओ सोडियम चैनल कौन सी कंडीशन में होंगे इस टाइम पे? सोडियम चैनल ओपन या क्लोज? अभी सेल रेस्टिंग फेज में है, अभी कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो कैसे होंगे? क्लोज होंगे। क्लोज बनाना है ना इनको। ये कौन से चैनल हो गए? Na+ चैनल। ओपन या क्लोज? तीन कन्फर्मेशन होते हैं Na+ चैनल के, क्लोज, इनएक्टिवेटेड और ओपन। तो इनएक्टिवेटेड होंगे या क्लोज होंगे? क्लोज मिलेंगे ना, क्योंकि कोई सिग्नल आएगा तो ये ओपन हो सकते हैं। तो अभी कैसे हैं? क्लोज कंडीशन में है। और तीसरे चैनल कौन से बताए थे आपको? ये हैं आपके के+ चैनल, लेकिन कौन से वाले? ये थे आपके वोल्टेज गेटेड, और ये भी कौन से हैं? वोल्टेज गेटेड। ओपन या क्लोज? क्लोज। तो जब सेल कौन सी फेज में होती है? रेस्टिंग फेज में, तो ये वाली कंडीशन मिलती है ना चैनल की। ये कई बार बताना पड़ेगा आपको, तब आपके दिमाग में फिट होंगी ना ये चीज़ें। तो अभी सेल में कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, रेस्टिंग फेज में है, तो तीनों चैनल की ये वाली कंडीशन होती है। के+ लीकी चैनल तो हमेशा ओपन रहेंगे, और जो वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल है वो क्लोज, और जो वोल्टेज गेटेड के+ चैनल है वो भी क्लोज। सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट। समझ में आ गई? अभी इस सेल में से कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, अब इसमें से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, है ना। तो अब आपको सिग्नल ट्रांसमिट करवाना है इसमें से। इसकी कंडीशन बताओ के+ चैनल की। ये ऑलवेज कैसा रहेगा? ओपन रहेगा।
तो ये तो कैसा है अभी भी ओपन। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला कैसा रहेगा? ये Na+ चैनल कैसा होगा? सिग्नल ट्रांसमिट होगा तब ओपन होगा ना, तो ये हो जाएगा ओपन। ये कौन सा है आपका? वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। कैसा हो गया ये? ओपन है। फिर इसके बाद में कौन सा चैनल बचा? वोल्टेज गेटेड K+ चैनल। इसकी कंडीशन बताओ अभी। वोल्टेज गेटेड K+ चैनल कैसा होगा ये? क्लोज। ये कंडीशन तो होगी। सोडियम किधर आएगा बताओ? इसके थ्रू तो ये बाहर जा रहा था, कौन सा? K+। इसके थ्रू क्या होगा बताओ? अंदर आएगा Na+। ये तो भी क्लोज है ही। इस दूसरी वाली कंडीशन को बोलते हैं हम राइजिंग फेज है या फॉलिंग फेज होगी ये। मतलब इसमें जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं राइजिंग फेज। और क्या बोलेंगे इसको? हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन? इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। सेल के अंदर Na+ अंदर आ रहा है, इसका मतलब -70 या -55 होगा और फिर +20 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। -55 तो लिगेंड गेटेड की वजह से हुआ था और ये +20 वोल्टेज गेटेड की वजह से होता है। ये दूसरी फेज है, कौन सी? राइजिंग फेज या डीपोलराइजेशन फेज। अब तीसरी वाली फेज बनानी है आपको। इसकी कंडीशन बताओ। ये तो ऑलवेज कैसा रहेगा? ऑलवेज ओपन रहेगा ना, तो इसके थ्रू तो बाहर जाएगा। अब ये जो भी साइटोप्लाज्म था ना, अभी ECF हो चुका है यहाँ पे। अब ऊपर वाले डायग्राम के लिए तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, इस डायग्राम के लिए यहाँ पे ECF है ना। इसकी कंडीशन बताओ Na+ चैनल की। अब Na+ चैनल क्या हो जाएगा बताओ? क्लोज हो जाएगा, है ना। तो देखो ये मिस्टेक नहीं करनी है ना, ये अब क्लोज नहीं होगा, ये क्या होगा? इनएक्टिवेटेड होगा ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल क्लोज या इनएक्टिवेटेड? क्लोज तो है ही, साथ में क्या है ये? अब आप सिग्नलिंग दोगे तब ओपन होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। आप कुछ भी करो ये ओपन नहीं हो सकता, अभी इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है। तो अभी क्लोज नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम? इनएक्टिवेटेड बोलेंगे ना। तीसरा है आपका कौन सा? K+ चैनल। उसकी कंडीशन बताओ, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल की। अब आपको बताइए सेल अभी यहाँ पे कौन सी कंडीशन में थी? +20 तक पहुँच चुका है ना, डीपोलराइजेशन हो चुका है। अब वापस से इसको सिग्नल ट्रांसमिट करवाना है, रिसीव करना है, तो इसको वापस से इसकी प्रीवियस फेज में लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब आपको K+ चैनल को क्या करना पड़ेगा? K+ को क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा, इसको वापस से प्रीवियस कंडीशन में लाना है। तो ये था आपका वोल्टेज गेटेड K+ चैनल। ओपन या क्लोज या इनएक्टिवेटेड? इनएक्टिवेटेड तो होता ही नहीं है ये। ओपन तो K+ बाहर। ये होगी तीनों चैनल की, है ना, कंडीशन। लास्ट में अगर Ca+2 का बनाना चाहो तो यहाँ पे Ca+2 तो लास्ट में क्या होगा? ओपन होगा ना, सबसे लास्ट में। एक डायग्राम और बनाओ अब, लास्ट वाला। इसको क्या बोला जाएगा बताओ? इसको बोलेंगे फॉलिंग फेज या हाइपर
पोलराइजेशन कितना होगा यहाँ पे -90 मिली वोल्ट, क्योंकि सेल्स के अंदर से पॉजिटिव चार्ज चला गया बाहर, तो अंदर कौन सा बचा नेगेटिव चार्ज। तीसरी कंडीशन लास्ट कंडीशन, लीकी के प्लस चैनल की कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए। तो ये तो ओपन। वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल बताओ। वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल कैसे होंगे क्लोज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड Na प्लस चैनल। अब इनएक्टिवेटेड से क्या हो गए ये क्लोज हो गए। अब ये दूसरे सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं और लास्ट में, और तीसरा वाला कौन सा था वोल्टेज गेटेड K प्लस, इसका क्या करना है बताओ। इसको ओपन रहने दें या क्लोज कर दें हम। तो ये था आपका वोल्टेज गेटेड K प्लस, ये क्या हो गया क्लोज। और लास्ट में ओपन कौन होता है वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल, ये ओपन होगा लास्ट में होगा और फिर तुरंत उसके बाद में क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। क्या नहीं होती न्यूरॉन, हाँ नहीं होता, हाँ हाँ अब कर लेगा ना। जैसे अभी इस कंडीशन में सेल के पास में सिग्नल चल रहा था, यहाँ पे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दो लेकिन सिग्नल को रिसीव नहीं करेगी सेल। फिर इनएक्टिवेटेड से ये क्लोज हो जाता है। अगर सिग्नल उसी स्ट्रेंथ का है जितना पहले आया था तब तो ये चैनल ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी सिग्नल उस सेल में चल रहा है, अभी टर्मिनल वाले पोर्शन पे है ना, वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल अभी ओपन है। फिर अगर आपने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का सिग्नल दे दिया उससे तो अब ये चैनल ओपन हो सकते हैं। तो अभी सेल के अंदर अगर लास्ट टर्मिनल पोर्शन तक भी सिग्नल चल रहा है तो सेल सिग्नल को रिसीव कर सकती है, लेकिन कब करेगी जब जो स्टिमुलस है वो पहले वाले से क्या हो स्ट्रॉन्ग हो। अगर उससे कम या उसी लेवल का है तो सेल सिग्नल को रिसीव नहीं करेगी जब तक कि पूरा सिग्नल उसमें से ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड तो वो होता है कि जिसमें आप कितना भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दो तब भी सेल सिग्नल को रिसीव नहीं करेगी। उस टाइम पीरियड को तो बोलते हैं एब्सोल्यूटरी रिफ्रैक्टरी पीरियड। जैसे कि ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो लेकिन अभी चैनल कौन सी कंडीशन में है इनएक्टिवेटेड है, इनको ओपन किया ही नहीं जा सकता। पहले ये इनएक्टिवेटेड से क्लोज होंगे तब जाके ये ओपन हो सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये टाइम पीरियड तो होता है ARP और ये होता है RRP। अभी मैं डायग्राम बना के दिखा दूंगा। पहले इनको मतलब डायग्राम को दिमाग में सेट करवा ना, कैसे कौन सा चैनल कब ओपन होता है कब क्लोज होता है, बनाना बाद में, पहले एक बार दिमाग में है ना बनाओ इनका डायग्राम। देखो एक बार है ना, देखो लीकी K+ चैनल्स अपना ऑलवेज क्या रहेंगे ओपन रहेंगे। वो तो हमेशा कैसे रहते हैं ओपन रहते हैं। जब सेल में कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो केवल K+ चैनल ओपन होंगे, बाकी सारे क्लोज होंगे। तो सबसे पहले लिगेंड गेटेड Na+ चैनल ओपन होते हैं, फिर उसके बाद में सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। फिर इसके बाद में इसमें डिपोलराइजेशन हो जाएगा। अभी K+ चैनल का क्या होगा K+ चैनल क्लोज होंगे। अभी ओनली कौन से ओपन हुए हैं सोडियम चैनल ओपन हुए हैं। उसके बाद में इस कंडीशन को हमने राइजिंग फेज बोल दिया या फिर क्या बोल दिया डिपोलराइजेशन बोल दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट उसमें क्या होगा सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल क्लोज इनएक्टिवेटेड सॉरी है ना, सोडियम चैनल इनएक्टिवेटेड और पोटेशियम चैनल ओपन। अब इस कंडीशन में आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दो लेकिन सोडियम चैनल ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि अभी इनएक्टिवेटेड है या क्लोज है, अभी इनएक्टिवेटेड है। तो अभी इस कंडीशन में जब K+ चैनल ओपन हो गया है तो K+ बाहर जाएगा या अंदर आएगा, बाहर जाएगा। तो सेल का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव में बढ़ेगा या पॉजिटिव में बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। तो उसको बोलेंगे हम हाइपर पोलराइजेशन। ये पहुंच जाएगा -90 तक, और -90 तक पहुंचने के बाद में अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा K+ चैनल क्लोज
और जो सोडियम चैनल है वो इनएक्टिवेटेड से क्लोज, और लास्ट में कैल्शियम चैनल ओपन। फिर सबसे लास्ट में अब आयन को बैलेंस करना होता है तो सोडियम पोटेशियम पंप को कर देते हैं हम ओपन, तो उससे आयन हो जाते हैं बैलेंस, तो सेल अपने प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगी। आगे बात समझ में? अगर समझ में आ गया है तो अब ये डायग्राम छाप सकते हो आप। जो भी जूलॉजी वाले हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, उनके काम आने वाली चीज़ है आगे। ये ऐसी चीज़ है जो बुक में से समझ में नहीं आती। आती है कि नहीं समझ में? क्योंकि इसको गलत जगह पे पढ़ाया जाता है। मैं बताऊँ ना, इसको पढ़ाते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में, तो वहाँ मेरे हिसाब से इसको कोई समझा ही नहीं सकता है ना एनिमल फिजियोलॉजी में, क्योंकि इसमें एनिमल फिजियोलॉजी का रोल नहीं है, इसमें पूरा आयंस चैनल पंप इनका रोल है। फिर वही हाल होता है जो नया का भी हुआ था ना कि पोटेशियम अंदर आएगा या बाहर जाएगा एनिमल फिजियोलॉजी में। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा ना कौन सा चैनल कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। काजल देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो। अभी डायग्राम मिटाया नहीं है, आ गया समझ में? सपना समझ में आ गया? अगर मैं अब डायग्राम मिटा दूं और फिर आपसे पूछूं तो बता दोगे? कुल मिला के ये कहना है सपना का कि मेरे से नहीं पूछना है है सपना? समझ आ गया ना? क्वेश्चन हो जाएगा फिर अपने से, ऐसे एग्जाम में आ जाए तो। तो सपना अभी तक देखो ये सीक्वेंस निकल के आया। एक बार मैं वैसे ही आपको रफली याद दिला देता हूँ बस। देखो ये तो था हेड वाला पोर्शन, कौन से चैनल मिलते हैं यहाँ पे? ये कौन से चैनल है बताओ? ये है लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल। जब कोई लिगैंड आके बाइंड करेगा, वो एसिटिलकोलिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये चैनल हो जाएंगे ओपन। तो कौन आएगा अंदर? Na+। Na+ अंदर आएगा तो -70 से कितना हो जाएगा? -55। -55 से -50 के बीच में रहेगा, है ना? इसको हमने बोला है थ्रेशोल्ड वैल्यू बोला है। जैसे ही ये -55 तक पहुंचता है तो इसके बगल में दूसरे चैनल थे जिनका नाम क्या था? वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। इसके थ्रू कौन आएगा अंदर? सोडियम अंदर और आएगा, है ना? अब तेजी से सोडियम अंदर आएगा, तो जो -55 था इससे कितना हो जाएगा? ये +20 हो जाएगा। इतना भी समझ में आ गया था आपको? अब यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे माइलिन का शीट मिलता है ना, इसके ऊपर माइलिन की कोटिंग मिलती है, कवरिंग मिलेगी, तो इसको तो हमने माइलिन शीट नाम दिया था। ये तो हो गया माइलिन शीट। और बीच बीच में जो जगह बची थी इसको क्या नाम दिया था? नोड ऑफ
रेनवियर। नेसेल्स ग्रेन्यूल तो आगे होंगी समझ में आपको। सपना नेसेल्स ग्रेन्यूल नहीं आई समझ में? नाम तो सुना है ना नेसेल्स ग्रेन्यूल, या सुना सुना सा है? परसों पढ़ाया था ना, हाँ चलो परसों पढ़ाया था। तो अब यहाँ पे कौन से चैनल मिलते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। अब जैसे ही यहाँ पे +20 पहुँचता है तो ये चैनल भी क्या हो जाएगा? ओपन हो गया है ना। फिर अब यहाँ पे नहीं मिलेंगे, अब ये चैनल वापस से यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी कितना है? -70 मिलीवोल्ट है। तो अब ये आयन यहाँ से सोडियम आयन डिफ्यूज होके जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा है इधर कम है, तो डिफ्यूज होके इधर गए, तो ये -70 से कितना हो गया? -55। जैसे ही -55 मिलीवोल्ट होगा तो सोडियम आएगा अंदर, सोडियम अंदर आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -55 से +20 मिलीवोल्ट। तो अब ये डिफ्यूज होके वापस से आगे जाएगा, तो ऐसे डिफ्यूज होके जाएगा तो सिग्नल एक कंटिन्यूस ट्रांसमिट नहीं होके ऐसे इसको बाईपास करके ऐसे उछल उछल के जाता है सिग्नल। इसको हमने नाम दिया था साल्टेटरी कंडक्शन। और साल्टेटरी कंडक्शन की जो रेट होती है वो कंटिन्यूस कंडक्शन से फास्ट होती है, रैपिड होती है ना। तो ये तो आगे चलती रहेगी प्रोसेस, और यहाँ पे जाके ये टर्मिनल वाला पोर्शन आ गया। टर्मिनल वाले पोर्शन पे क्या था? वेसाइकल में कुछ पैक था ना पहले से ही, इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। तो इन सिनेप्टिक वेसाइकल में कौन पैक था कोमल? न्यूरोट्रांसमीटर पैक था, है ना। कोई भी एसिटिलकोलिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अभी ये रिलीज नहीं होगा, रिलीज कब होगा? जब लास्ट में कौन से चैनल मिलेंगे? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम नहीं कैल्शियम चैनल। तो इनके थ्रू आएगा कैल्शियम अंदर, और जैसे ही कैल्शियम +2 अंदर बढ़ेगा तो ये वेसाइकल क्या हो जाएंगी? रिलीज हो जाएंगी ना एक्जोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये इसका हो गया एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस हुआ है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब यहाँ पे तुरंत ये तो हमने इसको नाम देते हैं प्री सिनेप्टिक वेसाइकल, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और इसको देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पे इसके क्या मिलेंगे? रिसेप्टर मिलेंगे। वापस से कौन से रिसेप्टर? वही लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल वाले। और इसके साथ में बाइंड करके सोडियम चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो वापस से जो प्रोसेस यहाँ पे चली थी इस सेल में, वही प्रोसेस अब उस सेल में चलेगी। अब होता क्या है, ये जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज तो करवा दिया, अब क्या कंटिन्यूस चलती रहेगी सिग्नलिंग? इस न्यूरोट्रांसमीटर का कुछ तो करना है ना, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि एक बार हाथ टच कर दिया किसी ने तो अब ज़िंदगी भर है ना फीलिंग्स ही आती रहे, ऐसा होगा क्या? बताओ भाई, वापस से भी तो कोई हाथ टच करेगा ना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा दिया है, इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? अब डिग्रेड करवाना पड़ेगा, ताकि वापस से ये सेल दूसरा सिग्नल रिसीव कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है जैसे एसिटिलकोलिन। तो एसिटिलकोलिन को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटिलकोलिन एस्टरेज। ये क्या करता है? एसिटिलकोलिन को एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस कोएंजाइम ए प्लस किस में तोड़ देगा? कोलिन में, है ना। तो कोलिन अलग हो जाएगा और एसिटिल कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा, और उस मटेरियल को वापस से ये सेल रीएब्जॉर्ब कर लेती है, और अंदर लाके उन दोनों को जोड़ के फिर से क्या बना दिया जाएगा? एसिटिलकोलिन। समझ में आ गई बात? तो इसको डिग्रेड करने के लिए एंजाइम कहाँ पे मिलेगा? जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होती है उसकी मेम्ब्रेन पे बाउंड रहता है एंजाइम। तो थोड़ी देर बाद में इसको न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर दिया जाता है? डिग्रेड कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? अब कुछ केमिकल होते हैं अपने पास में, जैसे कि DIPF है, शरीन होता है ना, नर्व गैस। तो ये और जैसे मेलाथियोन है, पैराथियोन है, ये बहुत सारे केमिकल हैं अपने पास में। ये क्या करते हैं? इस एसिटिलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से जो एक बार सिग्नलिंग चलेगी वो चलती रहेगी। भाई एसिटिलकोलिन एस्टरेज क्या करता है? एसिटिलकोलिन को डिग्रेड करता है, तभी तो सिग्नलिंग रुकेगी। लेकिन अगर कोई एसिटिलकोलिन एस्टरेज कोई ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? अब एक बार सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई तो वो चलती ही रहेगी। तो ये जो कुछ इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए काम में लिए जाते हैं ना, मेलाथियोन और पैराथियोन। ये क्या करते हैं? जैसे जो गोभी वगैरह होती है ना, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उसको सड़ने से बचाने के लिए मेलाथियोन नामक एक केमिकल आता है, उसमें डुबा के फिर प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब ये मेलाथियोन प्रिजर्व तो आपने कर लिया, लेकिन उसी गोभी को आप भी खाओगे फिर, तो उससे आँखों की रोशनी वगैरह ये कम हो जाती है।
ठीक है। इसलिए अपने बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं आनंद ने कि हमेशा सीजनल वेजिटेबल ही खानी चाहिए। ऐसा क्यों बोल के गए हैं? क्योंकि उनमें किसी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता। अब जैसे आप सिटी को, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सीजनल सब्ज़ी कौन सी होती है? जैसे अभी मिर्च आ रही है आपके सामने, तो आपको पता है कि मिर्च कौन से सीजन में लगती है? आलू आ रहे हैं आपके सामने, पता है आपको आलू कौन से सीजन में पैदा होते हैं? अभी देखे नहीं होते हुए आलू, तो कहाँ से पता लगेगा ये बताओ? आपको तो हर सब्जी हर सीजन में मिलती है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी सीजनल है कौन सी नहीं है? क्या? भिंडी अभी भी ले लो, कभी भी ले लो, भिंडी है ना, एनी टाइम आती है। गाजर तो चलो फिर भी ठीक है, गाजर जो है ना आप पहचान सकते हो, सर्दी में आती है। मूली भी सर्दियों में आती है। बाकी जैसे पपीता वगैरह हुआ, कोई भी हुआ, तो पत्ता गोभी को कभी भी ले लो, फूल गोभी को कभी भी ले लो। लेकिन पता कैसे लगे? जैसे आपको तो कोई भी सब्जी मंडी में जाओ हर टाइम एनी टाइम दिखती है, तो आप तो कैसे पता करोगे सीजनल है या नहीं? तो देखो, जो गांव में रहते हैं उनको तो पता करने का तरीका ये है, उनको तो पता ही होता है कब हो रही है, उनके तो आगे हो रही है ना सब्जी, तो उनको पता है कौन से महीने में होती है, तो उनको तो बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, है ना समझाने की ज़रूरत है। अब जो सिटी में रहते हैं उनके लिए बस पहचानने का तरीका ये कि है कि जब भी कोई सब्ज़ी सस्ती है उसको खाओ, बस वही सीजनल सब्जी है। समझ में आ रही बात? सीजनल सब्जी होगी वो सस्ती बिकेगी, और जो क्या मैं बता तो रहा हूँ, जो कोल्ड स्टोर में से होके आएगी वो सब्ज़ी महंगी हो जाएगी। कोल्ड स्टोर का खर्चा उसका सब जुड़ेगा ना आपके ऊपर, फिर वो तो महंगी हो जाएगी। जैसे मटर है, मटर 30 रुपये किलो भी बिकती है, और वही मटर 180 रुपये किलो भी बिकती है। तो कब खानी चाहिए मटर? जब 30 रुपये किलो बिके तभी खानी चाहिए मटर, है ना, वो सीजन की है मटर। और बाकी जब गोभी 10 से 15 रुपये किलो बिके तभी खानी चाहिए। अगर आप बिकती है, आप मंडी से लेने नहीं जाते ना, आप उनसे लेते हो दूसरों से। मंडी में जाया करो ना, मंडी मिलती है। मंडी में जो है, आपको नहीं पता हो, आपको बता दूं, जैसे आपको मान लो तोरी या लौकी जो भी जैसे आपको मिल रही है, मान लो 40 रुपये किलो मिल रही है, तो वही सब्जी मंडी में कितने रुपए किलो में आती है पता है? 5 से 7 रुपये किलो में। मैं जैसे ये पीजी वाले लाते हैं ना, तो वो सुबह सुबह किसान अपनी सब्ज़ी बेचने के लिए आते हैं, तो किसान अपनी सब्ज़ी बेचता है 7 से 8 रुपये किलो में, फिर उसको दुकानदार वगैरह बेचते हैं उसी को 30 से 40 रुपये किलो में, और फिर उसी को गलियों में जाके बेचते हैं 60 से 70 रुपये किलो में। इतना डिफरेंस आ जाता है, मतलब 7 रुपये किलो वाली सब्ज़ी गली में 70-80 रुपये किलो में बिकती है। अब जैसे जो ठेले वाले होते हैं ना, आप उनसे कोई भी सब्ज़ी लो, 60 रुपये किलो से कम तो शायद ही कोई सब्ज़ी मिले उनके पास में, कोई सब्ज़ी नहीं मिलती है ना इससे कम, और किसान के पास से वही सब्ज़ी 6 से 8 रुपये किलो में बिकती है। इतना डिफरेंस रहता है, क्योंकि आप तो कभी लेने गए ना, तो आपको क्या पता होगा, आपने तो वही 60 रुपये किलो वाली खरीदी है, तो वही भाव पता है आपको। तो अरे जैसे सुबह सुबह जैसे क्या होता है, जैसे किसी के घर में शादी वगैरह होती है, तो वो सब्ज़ी कहाँ से लाते हैं? फिर मंडी से लाते हैं। तो सुबह सुबह वो डायरेक्ट किसान बेचने आते हैं ना, उस सब्ज़ी को लेके जाते हैं, तो वो 8-10 रुपये किलो मिल जाती है। तो कभी कभी एक्सपीरियंस किया करो इस चीज़ों का भी, है ना, तब पता लगेगा। अब मेरे को तो क्यों पता है, क्योंकि मैंने सब्जी की दुकान खोली हुई है ना, इसलिए पता है। तो क्या बोल रहे हो? अरे सब्जी की दुकान चलाई हुई है मेरी 2 साल। हाँ, तभी तो मेरे को पता है इतना। चलो अब है ना, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया जाता है, और उसको वापस से डिग्रेड करने के लिए कौन होता है? एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज। लेकिन मेलाथ्योन और पैराथ्योन जैसे जो केमिकल होते हैं, ये क्या करते हैं, उस एसिटिलकोलिन एस्ट्रेज को ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक बार जो सिग्नलिंग चलेगी वो चलती ही रहेगी। ऐसे कई बार आपने एक्सपीरियंस किया हो कि जो कोई आदमी भांग वगैरह खा लेता है ना, भांग और तो उसमें क्या होता है उसको आपने एक बात कोई रटा दी, उसको ही बोलता रहेगा बस। अगर ऐसे रटा दिया मैं पागल हूँ, तो वो पूरे दिन यही बोलता रहेगा मैं पागल हूँ।
तो इसके पीछे कौन सी सिग्नलिंग काम करती है? अरे इस पे महाशिवरात्रि पे अपन ने भी नहीं, अब नहीं, महाशिवरात्रि पे एक्सपीरियंस ले लिया। महाशिवरात्रि पे पिलाई थी सबको, तो लड़कियों को तो फिर भी यार लिमिटेड पिलाई थी, जो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2-4 लोग पीछे वाले ज़्यादा पी गए। तो उसमें सबसे बढ़िया बात ये रही बस कि मीनू को नहीं पिलाई थी। मीनू तो क्या, रेनू तो पी के गई, मीनू नहीं पी के गई थी। मीनू थोड़ी सी पी के गई थी, थोड़ी सी पी थी उसने बस, है ना। वो पापा को लेके आ जाती यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता ना। रेनू को सारी बसों का एक ही नंबर दिख रहा है ना। वहाँ पे जाके बैठ गई बस स्टैंड पे, सबका एक ही नंबर दिख रहा है। आप लोग कैसे पहुँचे थे? पीछे वाले घर कैसे पहुँचे थे? तो अब एक बार ले लिया एक्सपीरियंस, अब नहीं है ना, पता तो होना चाहिए ना। अब तक आप सुनते थे कि ऐसा होता है, अब आपने एक्सपीरियंस ले लिया कि हाँ रियल में कैसा होता है। अब तक तो आपने सुना था ना, अब रियल में एक्सपीरियंस ले लिया। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रकाश ने पिए थे 4-5 गिलास, लेकिन प्रकाश तो कोई नहीं, पैसे खिलाड़ी आदमी था पहले से, उसने पी हो गया ना घर पे। अरे मेरे धोखा इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को इन्होंने नहीं बताया ना कि कितनी क्या लाए हैं। मैंने तो सोचा कि 1-2 वो लाए होंगे और वो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 गिलास से कुछ नहीं होता ऐसे। इन्होंने मतलब 3-4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेट कर दिया उसको, तो वो 1 गिलास तो ज़्यादा होगा ही होगा फिर। ऑन है अभी। चलो है ना, ये डायग्राम मिटा देता हूँ। अब आपको क्या है, 2-4 लाइन लिख लेनी है ना, जो मैं लिखा रहा हूँ वो। तो हाँ, ये बनाओगे थोड़ी, ये बना लिया होगा तो आपने। अब देखो, ये तो आगे कहानी चलती रहती है। अब देखो क्या होता है इसमें, देखो पीछे से जो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड K+ चैनल होते हैं ना, वो पीछे से ओपन होते रहते हैं और वापस से इसको मेंटेन करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अभी +20 हो गया, ये तो ट्रांसमिट होके आगे पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही +20 होता है तो कौन से चैनल होते हैं यहाँ पे, वोल्टेज गेटेड, ये यहाँ पे कौन से चैनल होंगे, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल। तो +20 होते ये ओपन हो जाते हैं और अंदर कौन आ जाएगा, अंदर आएगा या बाहर जाएगा, बाहर जाएगा K+। तो ऐसा ये चलता रहेगा, ये तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होता रहेगा, पीछे से K+ चैनल खुलते रहेंगे और ये K+ बाहर जाता रहेगा। ये साथ साथ में चलती है ना ये प्रोसेस पैरेलली। फिर लास्ट में क्या होगा, सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी, तो अब आयन को बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो लास्ट में फिर Na+ K+ चैनल को क्या कर देते हैं, पंप को ओपन कर देते हैं, तो जिससे आयन बैलेंस हो जाएंगे। अब ये डायग्राम तो आपने बना लिया था, इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब आपको आप एक लाइन लिखवा ना, लिखो एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज लिखना पड़ेगा कि मेरे को, तो कुल मिला के बात यह है कि सूखा नशा नहीं करना चाहिए ना, भांग जैसा नशा खराब है, नहीं करना चाहिए आदमी को ना, एक्सपीरियंस ही लेना चाहिए आपको। क्या देखो क्या होता है, आदमी नशा कई तरीके का होता है ना, कोई बियर पीता है, कोई दारू पीता है। इसमें क्या होता है कि आदमी ने ज़्यादा पी ली, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी हो जाएंगी, सही हो जाएगा ना 1 घंटे बाद में। इसमें क्या होता है कि अगर डोज ज़्यादा हो गया ना, तो वो 7 दिन तक कोमा वाली स्टेज में ही बना रहे, और हाँ ये हो जाता है ना। और कभी कभी आदमी परमानेंट पागल भी हो जाता है ना, तो इसलिए इन नशों से बचना चाहिए। ये सूखे नशे है ना, इसलिए ख़राब बताए गए हैं, तो इसलिए नहीं करना चाहिए ना। ज्योति, आपने भी तो पिया था ज्योति, आप नहीं आए थे? देखो एक बार तो, अब जो मिस कर, अब तो जो मिस कर गए वो कर गए, अब आगे मौका मिलेगा भी नहीं, और नए बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
लिखो अब, है ना, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज। सारे जो प्रैक्टिकल होते हैं वो शुरुआत के 3-4 साल में ही होते हैं ना। अब 3-4 साल निकल गए, अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। अब नए बच्चे भी ऐसे आते हैं ना कि उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन इतना रहता नहीं है। पहले वाले जो थे वो पढ़ाई कम करते थे बैठ के। अब जैसे ये ऑफिस ही अपनी ऐसी थी ना, वहाँ पे आते ही पहले ऑफिस में बैठना आधे घंटे, फिर क्लास होने के बाद में आधे घंटे बैठना, तो 1 घंटा तो रोजाना वो ऐसे इंटरेक्शन में, फिर कभी चाय पीने जाना, कभी कहीं। अब तो आपको तो शायद चाय पिलाने मिलेगा कब से, पहले लगभग रोजाना चाय पीने जाती थी। वो पंडित जी तो आज भी याद करता हो। चलो, है ना, क्या लिखोगे आप? एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये लिख लिया, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। डिग्रेड degrade acetylcholine to acetyl coenzyme A and choline। acetyl coenzyme A and choline। क्या बोल रहे हो? ऑन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डिग्रेड DEGRADE। डिग्रेड का मतलब होता है अपघटित करना। डिग्रेड एसिटिलकोलिन टू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कोलिन, इसमें तोड़ देगा ना उसको। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है ना, उसमें ये टूट तो जाता है। अब ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है, इन दोनों को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेती है। तो लिखो, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रीएब्जॉर्ब्स एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कोलिन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन रीएब्जॉर्ब एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कोलिन। एसिटिल कोएंजाइम ए एंड कोलिन वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इसको। फिर वापस से इनको जोड़ के फिर से क्या बना दिया जाएगा, एसिटिल कोलिन। फिर वापस से ज़रूरत पड़ने पर फिर से रिलीज़ किया जाएगा। तो है ना, ये रीयूज होते रहते हैं। तो इसमें रीयूज करवाने में रोल है कौन से एंजाइम का, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज का। कहाँ पर मिलता है ये एंजाइम, ये जो दूसरी वाली न्यूरॉन होती है ना, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिंक्ड रहता है ना, ये बाहर की साइड में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ना यहाँ से भी, तो इसलिए याद रखना है ना कहाँ पर मिलता है एंजाइम। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इसका क्या होता है, तो इसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ना। एसिटिल कोएंजाइम ए को और कोलिन को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। हाँ, अब क्या लिखोगे, मेलाथियोन, पैराथियोन, शरीन, DIPF, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ब्लॉक्स एसिटिल
कोलिन एस्ट्रेज। जो एंजाइम मिलता है ना एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज, उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कौन कौन, मेलाथियोन, पैराथियोन और शरीन और DIPF। ये जो शरीन है इसको नर्व गैस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस कौन सी है, कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नंदिनी ये नाम पढ़ा है कि कभी, ये तो नहीं पढ़ा होगा पक्का नंदिनी ने। आंखों में मलता है ये काचा। बिट्रस बोलते हैं, बिट्रस। पढ़ाए। ये क्या लिखा हुआ है नंदिनी, कौन सा वो है ये लेटर, ये कौन सा है ये कौन सा है ये जाजंडा वाला जा है जन, ये ऐसे भी बनता है और ये भी वही है। ये भी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा ये। झाड़ू और झंडा का एक ही होता है तो हाँ ये दोनों एक ही होते हैं हिंदी वर्ड वाला में। नहीं पढ़ा अभी तक ये, सपना पढ़ा है क्या, दोनों सब दोनों पढ़े क्या, ये वाला पढ़ा है, वो वाला किस में आता है, समझ में नहीं आया मेरे, क्या बोलना चाह रही है सपना, भगत, ये वाला क्या, ये जा झंडा होता है। क्या नहीं, सपना हिंदी मीडियम से है ना इसलिए चलो अब देखो, तो ये मैंने क्या बताया, मेलाथियोन जो है इस जैसे गोभी वगैरह को सड़ने से बचाने के लिए इस मेलाथियोन रसायन में डुबा के रखते हैं, और वो आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी खतरनाक होता है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला था, मैंने नहीं, मतलब बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हमेशा सब्जियां जो है सीजनल वाली खाओ। अब सिटी के बच्चे तो जानते ही नहीं है कि क्या सीजनल होता है क्या नहीं होता, तो जो भी उनको तो लगा वो खा लिया, उनको तो 12 महीने हर कुछ सब्जी अवेलेबल है। अब गांव में क्या होता है, जैसे अब बरसात का सीज़न चलेगा ना, तो अब लौकी तोरी कद्दू बन के तैयार हो जाएंगे ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनको लौकी तोरी कद्दू अच्छे नहीं लगते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि ये जो है ना सीजन आया ही नहीं करे ना और ये और होता है गांव में प्रियंका की, जैसे आपके घर पर नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी फ्री में दे जाएगा आपको गांव में ऐसे पड़ोसी फ्री में ही एक दूसरे को दे देते हैं। हाँ तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये था अपना कि किसी आदमी को जब भांग खिला दी जाती है तो एक ही बात रटता रहता है ना बार बार, वो अगर वो पागल है तो पागल पागल ही रहेगा ना पूरे दिन, अगर वो एक बार हंसने लग गया तो फिर हंसता ही रहेगा। तो देखो इसके पीछे क्या होता है, आपको ये सुना है एट्रोपा, नहीं सुना नाम, अरे नहीं सुना नाम, ये नहीं सुना धतूरा। तो
शिव जी कुछ नहीं खाते थे तो लोगों ने, हाँ, शिव जी ऐसा कुछ भी नहीं खाते थे तो लोगों को अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि शिव जी खाते थे इसलिए हम भी खाते चढ़ाते हैं धतूरा, है ना। शिव जी ने तो जहर भी पिया था, फिर जहर क्यों नहीं पीते लोग। तो ये जो है ना धतूरा, ये भी क्या होता है, इसमें भी पावर तो है ना। गांजा नहीं है उनकी, देखो साधना है, वो है, केवल गांजा थोड़ी होता है। गांजा तो यहाँ मंदिर पे रहने वाले ये भी पीते हैं। वो भी गांजा ही पीते हैं, लेकिन वो गांजा नहीं है, वो उनकी साधना है ना, इतने सालों की मतलब मेहनत है, इतने साल उन्होंने अंतर साधना की है, वो उसका परिणाम है। तो ये जो एट्रापा बेलोडोना होता है, इसमें भी नशा होता है ना, इसमें, इसको पता है ना, हिंदी में हम इसको कनक भी बोलते थे, कभी आपको ध्यान होता था ना, बोला था ना, एक वो आया था इसके ऊपर, हाँ याद है नन्हे को, है ना, हिंदी तो पढ़ी नहीं आपने फिर। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वही पाए बोराए। तो इसमें यमक अलंकार है ना, हाँ। अरे इसका मतलब ये होता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशा होता है ना, मतलब धतूरे को तो आदमी खाने से पागल होता है और उसको तो आदमी पार लेने से ही पागल हो जाता है, मतलब उसको तो खाता भी नहीं कर प्राप्त कर लेता है ना, उससे ही पागल हो जाता है। तो ये था ना इसका मतलब। तो हम इसमें लास्ट में एक लाइन लिख देते, इन पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। चलो है ना। एट्रोपा बेलोडोना में क्या होता है, ये क्या करता है, देखो थोड़ा सा ये बताना रह गया अभी आपको। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये रिलीज तो होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से और काम करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसके ऊपर दो तरह के रिसेप्टर मिलते हैं। एक तो मिलता है आइनोट्रोपिक और दूसरा मेटाबोट्रोपिक। यही तो बताया था आपको। आइनोट्रोपिक जो रिसेप्टर होता है इसमें आपको बताया था निकोटिनिक, और इसमें बताया था मस्करिनिक। ये बताया था आपको कैसे टाइप का, एक्साइटेटरी टाइप का, और ये बताया था इनहिबिटरी टाइप का। एक्साइटेटरी हो गया और इनहिबिटरी हो गया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता है ये दोनों काम कर सकता है उधर जाके। अगर इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा तब तो एक्साइटेटरी टाइप का होगा, और अगर इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गया तो इनहिबिटरी टाइप का होगा। मतलब आगे सिग्नल ट्रांसमिट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से रिसेप्टर पे जाके लिगैंड बाइंड किया है। तो आइनोट्रोपिक तो आगे एक सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और ये सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ऐसी सिग्नलिंग में नॉर्मली होता है क्या, पहले डीपोलराइजेशन, और ऐसी सिग्नलिंग में पहले स्टेप कौन सा होता है, हाइपरपोलराइजेशन। तो अगर पहला स्टेप किसी सेल में हाइपरपोलराइजेशन है तो उसमें आगे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, सिग्नल वहीं में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ये जो चैनल होते हैं ये नॉर्मली वोल्टेज गेटेड नहीं, लिगैंड गेटेड Na+ चैनल होते हैं नॉर्मली, ऐसे है ना। और ये लिगैंड गेटेड K+ चैनल। देखो समझने की कोशिश करो इसको। अगर यहाँ पे कोई लिगैंड बाइंड करता है तो ये कौन से चैनल होते हैं नॉर्मली, इसको देखो ऐसे बनाएंगे, ये तो रिसेप्टर होता है और यहाँ पे क्या होगा, चैनल होगा, और बीच में कोई G प्रोटीन एक्टिवेट होती है, और इसमें डायरेक्ट इसके ऊपर ही क्या मिलता है, रिसेप्टर मिलता है। तो ये तो चैनल होते हैं किसके, सोडियम के, और ये चैनल होते हैं किसके, पोटेशियम के चैनल होते हैं।
तो अगर ये चैनल होगा तब तो सोडियम अंदर आएगा, और अगर ये चैनल होगा तो क्या होगा, तो पोटेशियम बाहर जाएगा। ये K+ के चैनल है, और K+ अंदर आता है या बाहर जाता है, बाहर जाता है। तो K+ जब बाहर जाएगा तो हाइपरपोलराइजेशन या डिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर बाइंड करेगा तब तो सेल पहले डिपोलराइज होती है, और न्यूरोट्रांसमीटर अगर इसके ऊपर बाइंड करेगा तो सेल पहले हाइपरपोलराइज हो जाएगी और आगे सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करेगी। इसलिए इनको बोला है क्या, इनहिबिटरी टाइप का, और इनको बोला है एक्साइटेटरी टाइप का। इसमें आगे सिग्नल ट्रांसमिट होगा, दूसरी सेल के पास में जाएगा। बात समझ में आई? तो जो आपका एसिटिलकोलिन है वो दोनों ही काम कर सकता है। कौन कौन से, एक्साइटेटरी वाला भी और इनहिबिटरी वाला भी। समझ में आ गई बात? ऐसे ही जो आपका डोपामिन होता है वो भी दोनों काम कर सकता है, एक्साइटेटरी वाला भी और इनहिबिटरी वाला भी। सेरोटोनिन जो होता है ये नॉर्मली इनहिबिटरी टाइप का होता है। ग्लाइसिन और गाबा इनहिबिटरी टाइप के हैं। ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एक्साइटेटरी टाइप के हैं। तो 2-4 नाम आप याद कर लेना है ना। तो न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में पहला बताया आपको एसिटिलकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। तो ये दोनों तो कैसे हैं, इनहिबिटरी। ये दोनों कैसे हैं, एक्साइटेटरी। और ये कैसा है, ये दोनों काम कर सकता है अकेला ही। पहले ये बताओ, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? ये वाली इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी होता क्या है? अगर किसी सेल को सिग्नल मिला और वो उसको आगे ट्रांसमिट नहीं करे तब तो इनहिबिटरी। किसी सेल को सिग्नल मिला और उसने उसको आगे भी भेज दिया तो एक्साइटेटरी। तो ये सिग्नल एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा चैनल ओपन हुआ है। अगर सोडियम चैनल ओपन होता है तब तो सिग्नल एक्साइटेटरी होता है, और पोटेशियम चैनल होगा तो सिग्नल इनहिबिटरी होगा। मतलब एक्साइटेटरी सिग्नल में पहली कंडीशन कौन सी है, डिपोलराइजेशन, और इनहिबिटरी सिग्नल में पहली स्टेप कौन सा है, हाइपरपोलराइजेशन। ये आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, दिमाग में भी सेट कर लेना है इसको। समझ में आ गई बात? तो डिपोलराइजेशन में तो आगे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और शुरू में ही अगर हाइपरपोलराइजेशन हो गया तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो उसके लिए अलग अलग तरह के अपने पास में न्यूरोट्रांसमीटर हैं अवेलेबल। जैसे अगर ये ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अगर ग्लाइसिन रिलीज हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो आगे सिग्नल जाएगा या नहीं जाएगा, आगे सिग्नल नहीं जाएगा। जैसे और जो आपका गाबा है ये रिलीज हो गया तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा, ये इनहिबिटर टाइप का है। और ग्लूटामेट एस्पार्टेट होता है तो सिग्नल आगे जाएगा। और एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से रिसेप्टर पर बाइंड किया है। अगर निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तब तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होगा, और अगर मस्करिनिक रिसेप्टर पर बाइंड किया तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि धतूरा खाने पर आदमी एक ही बात को रटता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो एट्रोपा बेलाडोना जो है ना, इसमें एट्रोपा बेलाडोना क्या करता है, ये इसका एंटागोनिस्ट है, किसका, मस्करिनिक रिसेप्टर का। मतलब इसके ऊपर जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर गया, और जो सिग्नल ब्लॉक होनी थी वो सिग्नल ब्लॉक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मस्करिनिक रिसेप्टर क्या करता है, सिग्नल को इनहिबिट करने का काम करता है। और इस पे जाके कौन बाइंड कर जाता है, एट्रोपा बेलाडोना से केमिकल सीक्रेट होता है, वो बाइंड कर जाएगा। तो अब एक बार जो सिग्नलिंग चल रही थी वो ब्लॉक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक बार आदमी को रटा दिया मैं पागल हूँ, तो फिर उस सिग्नलिंग को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रोकने के लिए कौन सी सिग्नलिंग चलती है, ये मस्करिनिक या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर वाली। लेकिन उसको पहले ही क्या कर दिया है, इस पर बाइंड करके एसिटिलकोलिन को यहाँ पे बाइंड नहीं होने दिया जाएगा, इस पे बाइंड कर जाएगा। जो आपने खाया है ना एट्रोपा बेलाडोना, ये बाइंड करके इसको प्रिवेंट कर देता है एसिटिलकोलिन को। तो अब सिग्नलिंग चलती रहेगी कंटिन्यूस इसके थ्रू, तो इस पे बाइंड कर नहीं पाएगा। तो आदमी पागल है तो पागल ही बना रहेगा फिर वो, जब तक कि उसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होगी ना एट्रोपा बेलाडोना की। ये डिसाइड होता है कि ये जो यहाँ से एसिटिलकोलिन रिलीज किया था वो कौन से लिगेंड ने रिलीज करवाया था इसको। कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है इसकी, है ना।
जैसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो ये एक्साइटेड टाइप का होगा नॉर्मली, अब कम कंसंट्रेशन में रिलीज हुआ है तो ये नॉर्मली इन्वर्टेड टाइप का होगा। तो एक तो ये भी डिपेंड करता है कि इसको रिलीज किसने करवाया है, और ये अकेला नहीं है, ऐसा है ना, बहुत सारे हैं जो दोनों ही काम करते हैं। बहुत सारे अपने पास में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो दोनों काम करके जाते हैं, मतलब वो एक्साइटेटरी भी हैं और इनहिबिटरी हैं। ये तो क्या है कि हम 12th क्लास से एक ही नाम सुनते हुए आ रहे हैं, 12th क्लास में हमने एक ही नाम पढ़ा, केवल क्या, एसिटिलकोलिन। तो अगर कोई आपसे रात में पूछे कि एक न्यूरोट्रांसमीटर बताओ तो क्या बताओगे, एसिटिलकोलिन। उसके अलावा कुछ आता ही नहीं, आप जानते ही नहीं, आप तो ये समझते हो कि एसिटिलकोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे आज के टाइम पे जैसे हम कोई भी टूथपेस्ट लेने जाएँ तो नाम बताते हैं कोलगेट दे दो, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से इसने अपनी पहचान बना लिया ना मार्केट में। बाकी ये एक अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं ना, हज़ारों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं एक सेल के पास में। मोस्टली जितने अमाइनो एसिड है वो सब डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन, गाबा, जो सब है ना, सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और ये टिश्यू स्पेसिफिक भी होते हैं ना, जैसे ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो काम कर रहा है वो इनहिबिटरी तो इनहिबिटरी रहेगा, दूसरे टिश्यू में जाके क्या कर सकता है, ये एक्साइटेटरी भी हो सकता है। टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं ना ये। तो जितना समझ में आ गया है उतना छाप लो इसमें से। खुशबू नहीं समझ में आया, थोड़ा पॉज कर देते हैं वीडियो को फिर।